हेलो स्टूडेंट्स, मैं धनंजय पांडे सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज के इस ऑनलाइन पोर्टल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 8 का विज्ञान विषय। कक्षा 8 के विज्ञान विषय में पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। पार्ट 2 का ये आपका थर्ड पार्ट है। सेकेंड पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। पार्ट 2 का ये थर्ड पार्ट है, आपका तीसरा वाला भाग है। पहले वाले भाग में हम लोग पढ़ लिया है। दूसरे वाले भाग में हम लोगों ने हानिकारक सूक्ष्मजीवों के विषय में पढ़ रहे थे। हानिकारक सूक्ष्मजीवों में हमने देखा कि कैसे रोगवाहक है सूक्ष्मजीव कैसे संक्रामक रोग उत्पन्न करते हैं। सूक्ष्मजीव कैसे यह रोगवाहक जो होते हैं कौन कौन से एक आध दो रोग उत्पन्न करते हैं। तो एक दो रोगों को हमने देखा था। अब यहाँ पर क्या है, आपके बुक में दे रखा है एक चार्ट, एक बाकायदे चार्ट दे रखा है। पहला दे रखा है, पहला जो चार्ट है मानव में होने वाले रोग। ठीक है, तो सूक्ष्म जीवों से मानव में होने वाले रोग, ये क्या है, मानव में है, ये मानव में है। सूक्ष्म जीवों से ये क्या है, मानव में होने वाले रोग है, मानव में है। और ये क्या है, आपका पौधों में है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि है क्या चार्ट में। तो मानव में होने वाले रोग, फिर इधर क्या है, रोग कारक सूक्ष्मजीव, कौन सा सूक्ष्मजीव उस रोग को फैलाता है, फिर किस प्रकार से फैलाता है। और एक और कॉलम इसी में है, वह जगह के अभाव में नहीं लिख पाए हैं, वह चीज हम आप लोगों को क्या है ओरली बता देंगे कि इसके बचाव क्या है। देखिए, मानव में होने वाला रोग, इसमें क्या है, पहला रोग है क्षय रोग। क्षय रोग को कहते हैं हम लोग टीबी। क्षय रोग क्या माने, टीबी। यह होता है बैक्टीरिया यानी जीवाणु के कारण, किस जीवाणु के कारण, ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, बैसिलस ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण टीबी रोग होता है। और टीबी रोग जो फैलता है, इसको फैलाने वाला जीवाणु जो होता है वह वायु के द्वारा फैलता है। ठीक है, किसके द्वारा फैलता है, वायु के द्वारा फैलता है। टीबी रोग वाला जो जीवाणु है वह वायु के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करता है, फेफड़ों में जा करके फेफड़े को संक्रमित कर देता है, जिससे हमको सांस लेने में परेशानी होती है, खांसी आता है, मुंह से खून निकलता है खांसने पर। इसी को कहते हैं टीबी रोग। ठीक है, तो यह भी संक्रामक बीमारी है। जिसको टीबी है, अगर वह खांस रहा है तो उसके पास नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि उससे वह रोग आपको हो सकता है। वह सूक्ष्म जीव उसके शरीर से, उसके मुंह में से जो निकलता है बूंदे, उन बूंदों के माध्यम से आपके शरीर में जा सकता है। जब आप सांस लेंगे तो आपके शरीर में चला जाएगा, बचने की जरूरत है। ठीक है, खसरा वायरस से होता है। ठीक, यह भी फैलता है, किससे, वायु के माध्यम से फैलता है। चिकन पॉक्स, छोटी माता बड़ी माता, यह भी वायरस से होता है या वायु से भी फैलता है और सीधे संपर्क में आने से भी फैलता है। ठीक है, यानी कि जिसको चिकन पॉक्स यानी छोटी माता बड़ी माता हुई है, यह भी संक्रामक बीमारी है। यानी कि जिसको हुआ है उसके घर, जैसे कि ये तो एक धार्मिक हम लोग मान लेते हैं कि जिसको हुआ है उसके घर हम जाते हैं तो पानी नहीं पीते हैं, चाहे वो लोग खुद ही पानी नहीं देते हैं, उसके घर हम लोग जल्दी बैठते नहीं हैं, उसके घर खाना वाना उल्टा सीधा नहीं बनता है, मांस मछली नहीं बनता है और मसाला वसाला नहीं बनता है। तो इसके पीछे कारण मतलब क्या है, इसके पीछे वैज्ञानिक कारण होता है। हर चीज के पीछे वैज्ञानिक कारण ये है कि चूंकि ये जो चिकन पॉक्स वायरस से हुआ बीमारी है, तो वायरस जो होता है मांस में, कच्चे जो मांस बाहर से आते हैं उनमें क्या है कि संक्रमण का खतरा बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए ये सब चीजें घर पे पकाना मना होता है। चूंकि संक्रामक बीमारी है, उस व्यक्ति ने किसी चीज को छुआ है, तो अगर हम भी उस चीज को छू देंगे तो वह यानी कि यह बीमारी होने की संभावना हमको बहुत तीव्र है। इसलिए यह सारी जो भी बनाया गया है नियम, समझ रहे होंगे आप लोग, तो यह इसलिए बनाया गया है। ठीक, यह भी दो चीज बता दी। पोलियो, यह भी वायरस से होता है। इसका वायरस वायु में भी होता है, जल में भी होता है। ठीक, तो पोलियो में क्या होता है आपको पता ही है। तो ये सारी चीजें आपको क्या है कि संचरण का तरीका, कैसे संचरण होता है। अब इनसे क्या है, ये जो रोग है, क्षय रोग, खसरा, चिकन पॉक्स, पोलियो, इनसे बचा कैसे जाए, इनसे आखिर कैसे बचा जाए, इसका क्या उपाय है कि बचा जाए। ठीक है, पहला तो सबसे जो इम्पोर्टेंट तरीका है कि इन क्षय रोग, टीबी से, खसरा से, चिकन पॉक्स, पोलियो से, इन सबका टीका मौजूद है। इन चारों का टीका आपको मौजूद है। तो निश्चित रूप से अपने बच्चे को सबसे पहले इसका टीका डॉक्टर से कह के सरकारी अस्पताल से टीका लगवा दें।
दूसरा चीज है कि देखें कि जिस भी व्यक्ति को यह रोग है उस व्यक्ति के समीप हम जल्दी जाए ना। ठीक है, इन चारों रोगों की सिर्फ बात कर रहे हैं, इन चारों रोग का टीका मौजूद है। इन चारों रोगों का सबसे पहले तो बच्चे को टीका लगवा दें जिससे आगामी भविष्य में उसको बीमारी हो ना। और दूसरा काम क्या करें आप, दूसरा काम कि जिस व्यक्ति को ये चारों बीमारियां हैं उसके संपर्क में हम न जाए। फिर क्या है आपका हैजा है। हैजा ये भी किससे होता है, जीवाणु के कारण होता है। और फैलता कैसे है, जल एवं भोजन के माध्यम से। जल पीने से यानी कि जल में हो सकता है वह जीवाणु और भोजन में भी वह जीवाणु हो सकता है। ठीक है, कहाँ से, जैसे मक्खी है ना, मक्खी किसी गंदे चीज पर बैठी और गंदी चीज से क्या हुआ कि उड़ करके आई भोजन पे आपके बैठ गई। जल में कैसे है कि मान लीजिए गंदा जल है, और गंदा जल ही क्या हुआ कि किसी ने हाथ, मतलब क्या है कि मलमूत्र त्यागने के बाद किसी ने अच्छे से हाथ नहीं धुआ और उसी हाथ अच्छा से हाथ साफ नहीं किया साबुन से और उसी हाथ से पानी को छू दिया, वो पानी आप पी लिए, चाहे उस पानी से नहा लिए या फिर जो भी क्रिया कर लिए, तो वह पानी जब आपके शरीर में जाएगा तो भी, और वह भोजन जब जाएगा तो भी, चूंकि मक्खी ले करके यहाँ पर भोजन पे रख दी है सूक्ष्म जीव को और जल के बाद हमने जल में खुद रख दिया है, तो यह जीवाणु भी कहाँ जीवाणु पहुंचेगा मानव शरीर में, उत्पन्न करेगा रोग हैजा। हैजा में होता क्या है वही जानते हैं कि उल्टी और दस्त। टाइफाइड जो बुखार है यह भी होता है किसके, साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी नामक एक जीवाणु के कारण टाइफाइड होता है और यह किसके कारण होता है, जल के पीने से। जल में उस इस बीमारी को काज करने वाले जीवाणु होते हैं। बचने का क्या तरीका है कि सबसे पहले बचने का जो तरीका है कि स्वच्छता। इन दोनों में, हैजा में क्या है कि भाई जल स्वच्छता अपनाए। स्वच्छता अपनाने का मतलब कि जल जब भी पिए, यानी कि जो, और भोजन जब भी करें तो भोजन जब भी करें तो ताजा भोजन करें, ताजा बना हुआ भोजन करें, मक्खियां उसमें भिनभिनाती न रहे। पानी जब भी पिए तो उबाल करके पिए। ठीक है, दोनों जल से हो रहा है। पानी जब भी पिए उबाल करके पिए और आसपास अपने स्वच्छता बनाए रखें जिससे मक्खियां भिनभिनाएंगे। जब मक्खियां भिनभिनाएंगे नहीं तो रोग वहां आएगा नहीं। मलमूत्र त्याग कराइए तो अच्छे से हाथ पैर धो करके तभी किसी वस्तु को छूइए, तो यह रोग आपको ये दोनों रोगों की बात हो रही है, ये दोनों रोग उत्पन्न होने के कोई चांसेज नहीं रहेंगे। जैसे हम बता रहे हैं वैसे कॉपी पर लिख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्या है, हेपेटाइटिस ए। ठीक है, हेपेटाइटिस ए जो है ये क्या, वायरस से उत्पन्न होता है। हेपेटाइटिस ए वायरस से उत्पन्न होता है। ये वायरस से होने वाली बीमारी बड़ी भयंकर बीमारी है हेपेटाइटिस ए। इसका क्या है कि अगर हेपेटाइटिस बी हो गया है आपको तो उसका इलाज संभव नहीं हो पाता है, बड़ा मुश्किल होता है, व्यक्ति की जान चली जाती है। इसलिए प्रयास होता है कि हेपेटाइटिस ए जब शुरू हो तो इसी रूप में ही इसको क्या किया जाए, इस रोग को रोक लिया जाए। इसके लिए वैज्ञानिकों ने इसका टीका निजात कर दिया है, इसका भी टीका बन गया है। इसका टीका सबसे पहले तो इसका टीकाकरण करवा लें। हेपेटाइटिस ए का टीका अपने बच्चे को लगवा लें। हेपेटाइटिस ए का टीका एक बार 3 साल पे लगता है बच्चे को और एक बार 5 साल पूरा हो जाने पर लगता है। दोनों टीका आप हेपेटाइटिस का लगवा लें निश्चित रूप से। तो ये क्या है कि हेपेटाइटिस से बचाव हो सकता है। इस वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडी हमारे शरीर में बन जाएगी। जब भी हेपेटाइटिस ए का वायरस हमारे शरीर में आएगा तो हमारा शरीर उसको मार गिराएगा एंटीबॉडी, जिससे हमको यह रोग नहीं होगा। फैलता किससे है, जल से फैलता है। तो हमको बचाव का तरीका क्या है कि जब भी पानी पिए तो गर्म पानी पिए, उबलता हुआ पानी। जैसे इस समय कोरोना से बचाव के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं, गर्म पानी पी रहे हैं ना, तो इससे ये भी वायरस है। तो इस वायरस से भी बचाव के लिए क्या है उपाय कि गर्म जल पीजिए, परमानेंट गर्म जल पीजिए, टीकाकरण करवा लीजिए। मलेरिया जो है प्रोटोजोआ से फैलता। मलेरिया क्या है ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। मलेरिया क्या है, इसमें रोग जो है मच्छर के काटने से होता है। अभी बताएं किस मच्छर, मादा एनोफिलीज के काटने से होता है, लेकिन मादा एनोफिलीज रोगवाहक है। सिर्फ किसको लेकर ढोती है, प्लाज्मोडियम को। प्लाज्मोडियम हमारे शरीर में जाता है और मलेरिया रोग उत्पन्न करता है। तो ये प्रोटोजोआ से होता है। किस प्रोटोजोआ से, प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम से होता है, प्रोटोजोआ से होता है। अब क्या है कि संचरण का तरीका कौन है, मच्छर लेकर के जाते हैं प्लाज्मोडियम को और मानव शरीर में डाल देते हैं। तो इसका उपाय क्या है, जाहिर सी बात है मच्छरदानी लगाइए। मच्छरदानी लगाइए, जब मच्छर काटेगा ही नहीं तो कैसे होगा,
घर के आसपास सफाई रखिए, पानी को इकट्ठा न होने दीजिए। जब पानी नहीं इकट्ठा होगा तो मच्छर नहीं बनेंगे, मच्छर नहीं पैदा होंगे तो बीमारी नहीं होगा। ठीक, तो ये हो गया है आपका मानव में सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोग। ठीक, समझ गए, नोट कर लीजिएगा, वो उपाय का तरीका जो बताए हैं वो भी नोट कर लीजिएगा। फिर क्या है, पौधों में कुछ ऐसे भी रोग हैं जो पौधों में होते हैं। तो पौधों में जो होने वाला रोग है तो पादप रोग, और किस सूक्ष्म जीव से होता है, संचार का तरीका क्या है। पादप रोग नींबू का कैंकर, पहला क्या है, नींबू का कैंकर। नींबू में आप लोग देखे होंगे कि ये लाल लाल ऐसे धब्बा पड़ जाता है नींबू पे, और नींबू क्या होता है, फट जाता है बीच से, यानी अच्छा ही पूरा पकेगा नहीं, या लाल लाल धब्बा पड़ जाएगा, टाइट हो जाएगा, फट जाएगा। उसी रोग को कहते हैं नींबू का कैंकर रोग। होता किसके कारण है, जीवाणु के कारण। वह जीवाणु कहाँ से आता है, वायु के द्वारा आता है। ठीक है, यह जीवाणु कैसे कहाँ से आता है, वायु के द्वारा आता है। दूसरा रोग है गेहूं का रस्ट रोग। गेहूं में देखते हैं गेहूं की बाली लगी है और बाली के बीच में क्या होता है कि रस्ट, यानी कि कुछ धूल सा, कुछ पाउडर नुमा सब्सटेंस क्या है गेहूं में। जब ऐसे बलिया पकड़ेंगे आप लोग तो पाउडर नुमा चीज आपके हाथ में लग जाएगा, तो वह जो दाना है, दाने को क्या कर देता है, खराब कर देता है। तो ये गेहूं का जो रस्ट रोग है किसके कारण होता है, कवक के कारण होता है। किसके कारण फैलता है, वायु एवं संक्रमित बीज से फैलता है। वायु एवं संक्रमित बीज से फैलता है, यानी कि जो बीज हम डाले हैं संक्रमित है तो भी फैल सकता है, और वायु के माध्यम से भी आता है। भिंडी की पीत रोग, भिंडी का पीत रोग जो है, भिंडी में देखे होंगे कि पत्तियां जो उसकी है कि हरी हरी पहले होती है ना, लेकिन क्या होता है, प्लांट एकदम सही है और पत्तियां क्या है कि मूल झुला के पीला, पहले पीला होगा, पीला होने के बाद एकदम चिपचिपा हो जाएगा, मूल झुला के सड़ सड़ के गिर जाता है। तो यह जो रोग है भिंडी की पीत रोग, यह वायरस के कारण होती है, और ये फैलता किससे है, कीट के द्वारा फैलता है। कीड़े मकोड़े जो होते हैं वह ले आकर के भिंडी के ऊपर बैठते हैं और इस वायरस को छोड़ देते हैं, जैसे भिंडी का पीत रोग होता है। तो इन रोगों से बचाव के लिए क्या होता है, आपका दवाइयां बनी हुई हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, छिड़काव किया जाता है, तो इन दवाई से इन रोगों से निजात मिलता है। ठीक, नोट कर लीजिएगा, इसको अपने कॉपी में हो बना लीजिएगा। अभी मिटाते हैं इसको। फिर क्या है आपका कि कुछ एक वैज्ञानिक है रॉबर्ट कोच, ये रॉबर्ट कोच एक वैज्ञानिक है। इन्होंने किया क्या था, 1876 में बैसिलस एंथ्रेसिस, ठीक है, बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की थी। बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की थी, जो बैसिलस एंथ्रेसिस नामक, पूरा लिख दे रहे हैं, नामक जीवाणु की खोज की थी। तो यह क्या रोग उत्पन्न करता है, पशुए जो होते हैं ना, पशुओं में क्या होता है, यह जीवाणु पशुओं में एक रोग उत्पन्न करता है, एंथ्रेक्स। पशुओं में एंथ्रेक्स रोग उत्पन्न करता है। बहुत ही खतरनाक और जानलेवा बीमारी है पशुओं में होने वाली। रॉबर्ट कोच ने 1876 में खोजा था क्या, बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु,
और इसी जीवाणु से पशुओं में एंथ्रेक्स रोग होता है। यह बहुत ही खतरनाक और जानलेवा बीमारी है पशुओं में। ठीक है, होता क्या है, इसमें छोटे छोटे शरीर में दाने निकलते हैं और दाने निकल करके फोड़े का रूप ले लेते हैं और यह फोड़े क्या होते हैं, फूट जाते हैं। मतलब क्या होता है कि बॉडी पूरी खराब हो जाती है, अंत में मवेशी पशु जो होते हैं बेचारे मर जाते हैं। बड़ी खतरनाक बीमारी है। ठीक है, किसके कारण होती है, जीवाणु के कारण होती है। कि जीवाणु का क्या नाम है, बैसिलस एंथ्रेसिस। इसका खोज किसने किया था, रॉबर्ट कोच ने। याद कर लीजिएगा इसको। इसके बाद और भी कुछ बीमारियां होती हैं, जैसे खुरपका, जैसे कहते हैं ना, खुरपका एवं मुंह पका। खुरपका जो गाय भैंस होती हैं, देखते हैं उनका जो खुर होता है, जो पैर होता है, पैर के नीचे वो क्या होता है कि जब चलते हैं सब तो ये पूरा जैसे लगता है कि सड़ गया है, पक गया है। वह भी सूक्ष्मजीव के कारण ही होता है। मुंह पका जो होता है, माउथ उनका पूरा ऐसे लाल लाल हो जाता है, पक जाता है। यह भी किसके कारण होता है आपका, ये सूक्ष्मजीव के कारण होता है। ठीक, तो ये क्या है आपका खुरपका और मुंह पका, यह भी क्या होता है, सूक्ष्मजीव। और कौन सा सूक्ष्मजीव है, वायरस। लिख लीजिएगा, इसको भी लिख लीजिएगा और इसको भी लिख लीजिएगा कि खुरपका पशुओं में खुरपका, मुंह पका रोग वायरस के कारण होता है। ठीक, तो ये दो रोग है, खुरपका और मुंह पका। ये दोनों किससे होते हैं, वायरस के कारण होते हैं। किसमें होते हैं, पशुओं में होते हैं। ठीक है, तो ये चीज हुई आपकी फिनिश। यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है खाद्य विषाक्तता। खाद्य विषाक्तता। खाद्य विषाक्तता क्या होता है, आपने बहुत सारे चीजों में सुना होगा कि लोग पार्टी में गए और पार्टी में जाने के बाद वहां से भोजन किए, भोजन करने के बाद जब आए तो क्या हुआ कि बीमार हो गए, उल्टी होने लगा, दस्त होने लगा, भर्ती करना पड़ता है हॉस्पिटल में, तबीयत खराब हो जाती है। आखिर ये कंडीशन क्यों उत्पन्न होता है, ये कंडीशन उत्पन्न होता है कंटेमिनेटेड फूड, यानी कि संक्रमित भोजन करने से यह हालत उत्पन्न होती है। जैसे होटल में क्या है, आप खाना खाने गए, होटल वाले ने क्या किया है कि वह सामान काफी दिन का रखा हुआ है, जिसपे मक्खियां आकर के बैठ गई हैं, जीवाणु लग गए हैं और सूक्ष्मजीव उस पर संक्रमित कर दिए हैं उस भोजन को। उसी भोजन को क्या करता है, वह आपको परोस देता है, खाने के लिए दे देता है, तो आपकी क्या है, संक्रमित हो सकते हैं, तबीयत क्या होती है, खराब हो सकती है। तो उस संक्रमित भोजन को जो भोजन जो आपका विष का रूप ले रहा है, तो ऐसी इसी कंडीशन को क्या कहते हैं, खाद्य विषाक्तता। ठीक है, अब इस खाद्य विषाक्तता से बचने के लिए क्या है, आपको उपाय क्या है कि जब भी भोजन करें तो एकदम ताजा बना हुआ भोजन ही करें। किसी के घर भी अगर जाए तो उसके वहां ताजा बना हुआ भोजन ही करें, ठंडा बासी भोजन कभी भी ना करें। ठीक है, यह हमारे लिए जानलेवा भी हो सकता है। नेक्स्ट है आपका खाद्य परिरक्षण। खाद्य परिरक्षण यानी कि खाद्य पदार्थ जो है, खाद्य पदार्थों की सुरक्षा कैसा किया जाए। तो हमने पहले देखा था, जो पहला जो पार्ट पढ़ा था फसल एवं उत्पादन एवं प्रबंधन, तो हमने आपको बताया था कि जो फसल उत्पन्न हो गया, उस फसल को क्या कर, जो अनाज मिला है उस अनाज में नीम के पत्ते मिला करके रखा जाता है, जिससे उसमें नमी न आए, कोई सूक्ष्मजीव न लगे, जिससे वह फसल बर्बाद न हो। तो यह भी क्या है आपका खाद्य परिरक्षण का उपाय, वह भी है। इसी प्रकार से जो ब्रेड है, जो अचार है, जो ब्रेड है आपका, जो अचार है देख रहे हैं,
यह क्या है कि देखते हैं कि उस पर कवक लग गए हैं, सफेद सफेद बताए हैं पहले ही, तो यह खराब ना करें, इसके लिए भी क्या है कि उपाय करना चाहिए कि ब्रेड को ऐसे जगह पर रखिए जहां नमी ना मिले, तो वो नमी नहीं मिलेगी तो वह सुरक्षित रहेगा। यह भी खाद्य परिरक्षण का उदाहरण है। ठीक है, अचार को ऐसे जगह रखिए जहां पर क्या है कि नमी उसको ना मिले, खुद खाद्य परिरक्षी उसमें मिला लीजिए कि जिससे वह क्या रहे, सुरक्षित रहे। ठीक, तो अचार भी खराब नहीं होगा। ठीक है, देखिएगा कभी कभार आप लोग देखते हैं कि जब मतलब ये कि आम है, तो इसमें आपके किताब में भी दे रखा है कि क्या है कि पहली ने कुछ आम खरीदा और आम खरीद करके वो ले आई, कुछ दिन तक रख दी, देखी कि आम सड़ गया, लेकिन उसी आम का जो अचार बनाई थी उसकी माँ ने, तो वह अचार क्या हुआ, अचार खराब नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ, सोचने वाली बात है। तो इसमें होता क्या है कि जो इसमें रीजन यह है कि जो अचार बनाया गया था, उस अचार बनाने में खाद्य परिरक्षण करने के लिए कुछ खाद्य परिरक्षी मिलाए थे। ठीक है, कुछ उपाय किए गए थे। तो ये कौन कौन से उपाय हैं देखते हैं हम लोग। पहला उपाय है रासायनिक उपाय। पहला है आपका रासायनिक उपाय है। रासायनिक उपाय, तो रासायनिक उपाय क्या है कि इसमें रसायन मिलाए जाते हैं। देखे होंगे आप लोग कि जब भोजन जब अचार बनता है आपके घर पे, अभी तो कुछ दिन पहले ही गर्मी के मौसम में बना है, तो उसमें मिलाया जाता है, एक केमिकल मिलाया जाता है जिसका नाम है सोडियम बेंजोएट। क्या मिलाया जाता है, सोडियम बेंजोएट। इस सोडियम बेंजोएट नाम का केमिकल मिलाते हैं, तो सोडियम बेंजोएट या सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम बेंजोएट या सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। तो हम लोग इनमें से किसी भी चीज को आप मिला सकते हैं, लेकिन ज्यादातर हमारे गांव में क्या है उपयोग किया जाता है, सोडियम बेंजोएट का पाउडर होता है सफेद कलर का, लेकर के आते हैं हम लोग और इसको अचार बनाते वक्त इसमें मिला देते हैं। तो अचार कितना ही दिन तक रखिए, यह एक केमिकल है, रासायनिक चीज है, इसकी वजह से क्या होगा, अचार कितना ही दिन तक रखेंगे वह अचार क्या होगा, खराब नहीं होगा। तो यह क्या है, खाद्य परिरक्षक है। क्या है, रासायनिक खाद्य परिरक्षक है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका नमक द्वारा परिरक्षण। क्या है, नमक द्वारा परिरक्षण। आप देखते हैं कि नमकीन जो बनता है, नमकीन क्या है कि चने से बन गया, चाहे बेसन से बन गया, तो उसमें नमक पोत देने से क्या होता है, नमक लगा देने से अधिक दिन तक वह नमकीन रह जाता है। तो यह भी नमक भी जो होता है खाद्य परिरक्षण का काम करता है, परिरक्षक का काम करता है, खराब होने नहीं देता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका चीनी द्वारा परिरक्षण। चीनी क्या करता है कि चीनी सिरका जो बनता है आपका, जैम जेली जो बनता है, उसमें चीनी मिला देने से वह क्या करता है, नमी को अवशोषित कर लेता है, नमी उस पदार्थ पे नहीं आने देता है, जिससे ये क्या होता है आपका, चीनी भी परिरक्षक का काम करता है। ठीक है, तेल एवं सिरका द्वारा परिरक्षण। तेल एवं सिरका द्वारा परिरक्षण, तेल एवं सिरका इसको तो आप लोग बेहतर तरीके से जान चुके हैं, तेल एवं सिरका द्वारा परिरक्षण। तो तेल अचार बनाते हैं, उसमें तेल मिलाते हैं, जब तेल मिला जाता है, तेल जब मिला दिया जाता है तो क्या होता है कि उसको अचार को ज्यादा दिन तक हम लोग रख सकते हैं। सिरका जो है ये क्या है, एक बहुत ही अच्छा खाद्य परिरक्षक होता है। इसमें कोई भी जीवाणु जो है, कोई भी सूक्ष्म जीव जीवित नहीं रह सकता सिरका के अंदर। अगर पहले से ही मिला दिए हैं तो सिरका के अंदर कोई जीव इसमें जीवित नहीं रह सकता है। इसलिए बड़े अच्छे खाद्य परिरक्षक का काम करता है। जो कुछ फल सब्जियां उब्जियां होती हैं वह सिरका में रख करके परिरक्षित की जाती है। ठीक, सिर्फ गर्म एवं ठंडा करना। तो अब क्या है कि गर्म एवं ठंडा करना यह भी एक प्रकार का परिरक्षण का तरीका है।
तो ये क्या है कि गर्म एवं ठंडा करना, गर्म एवं ठंडा करना। तो गर्म एवं ठंडा करना यह भी खाद्य परिरक्षण का एक तरीका है आपका। कैसे कि करते क्या है हम लोग कि दूध, जैसे क्या है, दूध को 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं। तो देखते हैं ना कि नॉर्मल जो दूध है हमारे घर में आया वो फट जाता है, ठीक है, गर्मी का मौसम में फट जाता है, लेकिन पैकेट वाला दूध कितने दिन तक दुकान पर आता है, कभी नुकसान नहीं, खराब नहीं होता है। और उस पैकेट वाले दूध को बिना गर्म किए भी हम पी जा सकते हैं। क्यों पी सकते हैं? क्योंकि वह दूध होता है कैसा, पाश्चुकृत होता है, पाश्चुकृत होता है यानी पाश्चुराइज होता है, ठीक है। पाश्चरीकृत कहते हैं, पाश्चुकृत कहते हैं, पाश्चरीकृत ही लिख लीजिए, पाश्चरीकृत। वह दूध कैसा होता है? पाश्चरीकृत होता है, पाश्चुराइज्ड होता है। पाश्चुराइजेशन का मतलब क्या होता है कि जब दूध को हम 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 30 मिनट तक लगातार गर्म करें और गर्म करने के बाद अचानक से ठंडा कर दें। गर्म करेंगे तो सारे जीवाणु मर जाएंगे और अचानक से ठंडा करेंगे तो नए जीवाणु उसमें उत्पन्न नहीं होने पाएगा। उस दूध को तुरंत पैक कर दें तो क्या होगा कि सूक्ष्म जीव से विहीन हो जाएगा वह दूध, तो वह दूध हमेशा पीने योग्य रहेगा। तो ये जो प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया को पाश्चरीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? पाश्चरीकरण कहते हैं। पाश्चरीकरण क्या है आपका? 15 से 30 मिनट तक 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर दूध को गर्म कीजिए और अचानक से ठंडा कर करके उसको पैक कर दीजिए। यह प्रक्रिया पाश्चरीकरण कहलाती है, ठीक है। तो ये गर्म एवं ठंडा करना भी क्या है, एक प्रकार का शुद्ध करने का तरीका है। भंडारण एवं पैकिंग, तो भंडारण एवं पैकिंग देख रहे हैं, सब्जियां वब्जियों को रखने के लिए वो क्या है कि कोल्ड स्टोरेज का उपयोग होता है। और इसका पैकिंग जो उसमें कुछ जो आते हैं फूड हमको खाने के लिए, चिप्स है और क्या है, कुरकुरे हैं, कुछ और भी सामान है जो खाने के लिए हमारे लिए आते हैं, तो नॉर्मल खुले हुए नहीं रहते बल्कि पैकेट में पूरा पैक रहते हैं। तो वो पैक होने से भी क्या होता है, उसमें वायु नहीं प्रवेश करती है, सूक्ष्म जीव नहीं जाते हैं, जिससे वे नुकसान नहीं पहुंचता है और हमको अशुद्ध मात्रा में मिलते हैं, ठीक। लास्ट और इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ठीक है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है। इसके विषय में हम लोग पढ़ भी चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको बता दे रहे हैं कुछ इसके बारे में। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन जिसे कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन अंग्रेजी में कहते हैं। इसमें होता क्या है, देखिए, हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि एटमॉस्फेयर में हमारे नाइट्रोजन गैस उपस्थित है लगभग 78%। तो एटमॉस्फेयर में जो आपका नाइट्रोजन गैस उपस्थित है, तो ये नाइट्रोजन गैस एटमॉस्फेयर में उपस्थित है। और आपको बताया गया है कि जो लेगुमिनस प्लांट है आपका, उस लेगुमिनस प्लांट के जड़ों में आपके पाए जाते हैं रूट नोड्यूल। उस रूट नोड्यूल में होते हैं राइजोबियम नामक बैक्टीरिया होता है, ठीक है। यह राइजोबियम नामक बैक्टीरिया होता है। ये राइजोबियम बैक्टीरिया का काम क्या है आपका, इस राइजोबियम बैक्टीरिया का काम क्या है, इस नाइट्रोजन को क्या करता है, यह जमीन के अंदर ले आता है, फिक्स कर देता है। और यह जमीन के अंदर नाइट्रोजन को गैस के रूप में नहीं ले आता है, ठीक है। यह गैस के रूप में नहीं ले आता है, यह गैस के रूप में न ले आकर के किस रूप में ले आता है, नाइट्रोजन के कंपाउंड यानी नाइट्रोजन के दूसरे यौगिक के रूप में जमीन में फिक्स कर देता है। उस यौगिक से यह जड़ क्या करते हैं, अपना पोषण, जड़ से पौधे अपना पोषण प्राप्त कर लेते हैं। किस रूप में, प्रोटीन के रूप में। किस रूप में प्राप्त करते हैं,
प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन का मुख्य अवयव क्या है, नाइट्रोजन होता है। तो नाइट्रोजन से यहाँ पर प्रोटीन के रूप में पौधे प्राप्त कर लिए। अब ये जो पौधे हैं इनको मनुष्य खाए, मनुष्य उससे उसी नाइट्रोजन को ले लिया प्रोटीन के रूप में। ठीक, अब दोनों क्या है, ये क्या है, मनुष्य है, तो मनुष्य भी लिखा लिया। तो मान लीजिए कि यहाँ से पौधा लिया, अब पौधे को क्यों कौन खा लिया, पौधे को खा लिया कौन, मनुष्य। मान लीजिए पौधा है, पौधे को खा लिया मनुष्य, तो मनुष्य ने भी ले लिया प्रोटीन, इससे ले लिया। अब ये दोनों लोग प्रोटीन क्या है, चाहे पौधा और मनुष्य, दोनों लोगों के मरने के बाद जब दोनों लोग खत्म हो जाएंगे, तो इनको खत्म होने के बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, उसको अपघटन करेंगे, और अपघटन करेंगे तो कहाँ चला जाएगा, वह पुनः पहुंच जाएगा किस जगह पे, एटमॉस्फेयर में। ठीक है, और कहाँ पहुंच जाएगा, एटमॉस्फेयर में पहुंच जाएगा। तो यह होता है क्या है, आपका नाइट्रोजन चक्र होता है। ये होता है आपका, जिसे कहते हैं नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। ठीक, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण राइजोबियम के रूप में आया, कहाँ पर, नीचे प्रोटीन के, नाइट्रोजन के यौगिक के रूप में। यह नाइट्रोजन का यौगिक प्रोटीन के रूप में पौधा लिया, यह पौधे से मनुष्य लिया, एवं कुछ अन्य जानवर भी लिए। मनुष्य और अन्य जानवर पौधों के मरने के बाद सूक्ष्म जीव उसको क्या किए, डिग्रेड कर दिए, अपघटित कर दिया, अपघटित करके फिर कहाँ पहुंच गया, आसमान, फिर जहां पर था वहीं पर पहुंच गया। तो इस प्रकार यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। तो यह प्रक्रिया जब निरंतर चलती रहती है तो इसको क्या कहते हैं, नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं, नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। यह नाइट्रोजन चक्र हमेशा प्रकृति में चलता रहता है और इसकी मात्रा बैलेंस रहती है, और नाइट्रोजन के अवयव के रूप में क्या है, जमीन के अंदर आना ही क्या कहलाता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहलाता है। चलिए, तो ये कहाँ पाया जाता है, सारी चीजें आपको बता दिए हैं कि दलहनी फसलों के जड़ों में पाया जाता है। चैप्टर हुआ आपका खत्म। इस चैप्टर से संबंधित कोई भी समस्या होगी तो आप क्या है कि व्हाट्सएप ग्रुप में अपने पूछ लीजिएगा, नोट्स इसका बना लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा, पीछे के जितने भी क्वेश्चन है सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। नहीं होगा आप बताइएगा, संपूर्ण समस्या का समाधान आपको किया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।